हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द क्राइसिड बायोलॉजी। और हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं अबाउट सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है भाई आईआईटी एग्जाम के लिए, चाहे आप गेट बी के लिए भी उठा लीजिए। खैर ये आईआईटी एग्जाम के लिए सीरीज़ चल रही है, तो आप लोगों से एक अब रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट करके चलिए, क्योंकि देखिए फिर कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। इस तरीके से आप अगर लेट के देख रहे हैं, खाते हुए देख रहे हैं, तो फिर ये आपकी प्रॉब्लम है। आप मत कहिएगा कि फिर समझ में नहीं आ रहा है। कॉन्सेंट्रेट होकर, फोकस होकर ध्यान से सुनिए क्या पढ़ाया जा रहा है और नोट करते चलिए इसको। सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग, देखिए बात को समझिएगा। हम लोग सेल की कम्युनिकेशन को समझने वाले हैं, यानी कि सेल कैसे कम्युनिकेट करता है और सिग्नलिंग परफॉर्म करता है। देखिए ये ऑब्वियस सी बात है कि ये इस पार्ट में तो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो पाएगा, लेकिन हम लोगों को बेसिक पहले क्लियर करना होगा। हम लोगों को कॉन्सेप्ट समझना है दोस्तों रिसेप्टर का, ठीक है। रिसेप्टर का कॉन्सेप्ट समझना है, फिर लाइगेंड क्या होता है ये बात हम लोगों को समझना है। कुछ लोग लिगेंड बोलते हैं, कुछ लोग लाइगेंड बोलते हैं। आप अपने हिसाब से जो सुविधा पड़े वो बोल लीजिएगा, ठीक है। उससे पहले हम लोगों को ये चीज़ समझनी है कि हम लोग इस यूनिट को क्यों पढ़ने वाले हैं, क्योंकि देखिए अगर आप इसको नहीं समझे तो आपको हार्मोन नहीं समझ में आएगा। आप अगर इस यूनिट को ढंग से नहीं समझे तो आप ड्रग्स के एक्शन को नहीं समझ पाएंगे। आप इसको नहीं समझ पाए तो टॉक्सिन्स की एक्टिविटी को नहीं समझ पाएंगे। आप न्यूरोट्रांसमीटर्स की एक्टिविटी को नहीं समझ पाएंगे। न्यूरोट्रांसमीटर्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पूरा नर्वस सिस्टम ही इससे पढ़ना है, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर्स के भी फंक्शंस आप नहीं समझ पाएंगे अगर इसको नहीं समझे तो। बात समझ में आई? तो हम लोग आज की जो अपना फोकस है, जो पूरा कंसंट्रेशन है, हम लोग सिग्नलिंग को समझने में निकालेंगे। सेल कम्युनिकेशन कैसे करता है उसको अलग तरीके से पढ़ेंगे, सिग्नलिंग कैसे करता है वो अलग तरीके से पढ़ेंगे। तो अगर सिग्नलिंग हम लोगों को समझनी है, पहले ये बात जानिए कि सेल को कम्युनिकेट करना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि भाई अगर सेल कम्युनिकेशन परफॉर्म नहीं करेगी तो आप एक मैसेज को दूसरी जगह मैसेज पे ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे, दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र नहीं कर, और ट्रांसफ़र होना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो ट्रांसफ़र होता है मैसेज का, वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे हो सकता है जो कि बहुत आसपास में हो, या तो ये हो सकता है कि ये खुद को ही मैसेज ट्रांसफ़र कर ले, एक सेल जो है वो खुद को ही मैसेज ट्रांसफ़र कर ले। एक तरीका ये हो सकता है कि इसे एक सेल ए यहाँ पर है और उसको मैसेज पहुँचाना है सेल बी दूर कहीं, तो वो भी एक्शन परफॉर्म होता है। तीनों को अलग अलग नाम दिया गया है। तो क्या है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे। इंट्रोडक्शन में हम लोग ये जानेंगे, सबसे पहले जो मैं आपको समझाने वाला हूं, हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे इसका मैंने ओवरव्यू दे दिया। रिसेप्टर लाइगेंड के बारे में समझेंगे। अगर आप इसको नहीं समझे तो हार्मोन, ड्रग और टॉक्सिन्स की एक्टिविटी नहीं समझ में आएगी। सेल कम्युनिकेशन पास हो सकता है, खुद को मैसेज भेजा सकता है, दूर भी मैसेज जा सकता है, ठीक। तो इंट्रोडक्शन में अब हम लोग ये समझते हैं कि रिसेप्टर क्या होते हैं। आप समझते जाइए, नोट्स आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको समझना है बस यहाँ पे, और जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ऐसी लगे कि आपको नोट करनी है तो तुरंत कॉपी निकालिए और नोट करिए। बार बार नहीं बोलूँगा एक ही चीज़ को, अदरवाइज फिर वही होगा ना कि पढ़ाए सब और समझ में कुछ नहीं आया, ठीक। तो अब हम लोग जानेंगे कि क्या होता है हम लोगों का रिसेप्टर। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? ये एक स्पेशल तरीके के मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। ध्यान से समझना बात को, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको जब ऑप्शन बना करके दिया जाता है आईआईटी जैम में एमएसक्यू वाले पेपर में, तो उसमें अगर आप चीज़ों को डिटेल में जा करके नहीं पढ़े होंगे ना तो इसका आंसर नहीं लिख पाएंगे आप। याद रखिएगा इस बात को, कितना भी पढ़े रहो, अगर कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर नहीं है तो लिख नहीं पाओगे। तो रिसेप्टर एक तरीके के मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कि एक बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और उनके ऊपर अलग अलग लाइगेंड काम करता है। नहीं समझ में आया, अभी समझ जाओगे। जैसे सपोज करो ये एक तरीके का रिसेप्टर है, ठीक है, ये एक तरीके का रिसेप्टर है। इस रिसेप्टर पर जब तक कोई सिग्नल नहीं आ जाता, सपोज करो सिग्नल को मैं दूसरे कलर के इंक से बना लेता हूं। सपोज करो इफ आई वुड लव टू टेक द ब्लू वन, तो यहां पर अगर रिसेप्टर पर कोई एक सिग्नल आ जाता है, ठीक है, सिग्नल कुछ भी हो सकता है, ये आपका मैंने बताया ना आपको, ये ड्रग भी हो सकता है, ये टॉक्सिन भी हो सकता है, और ये हार्मोन भी हो सकता है। तो ये जो डिफरेंट केमिकल्स जो आ रहे हैं इस कुछ रेड वाले स्ट्रक्चर के ऊपर, यही लाइगेंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यही लाइगेंड कहलाते हैं। हार्मोन हो गए, टॉक्सिन हो गए, ड्रग हो गए, ये जब किसी एक मैक्रोमोलिक्यूल के ऊपर आकर के काम करते हैं और ये कोई एक एक्शन परफॉर्म करने लगता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो केमिकल जो इसके ऊपर आया इसको लाइगेंड बोलते हैं, और ये जो रेड वाला स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइगेंड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिसेप्टर। बात समझ में आई?
तो लाइगेंड एक तरीके का केमिकल मॉलिक्यूल है जो रिसेप्टर के ऊपर आकर के काम करता है। तो रिसेप्टर क्या है? रिसेप्टर एक तरीके का मैक्रोमोलिक्यूल है, वही एक्शन परफॉर्म करता है। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? तो अगर रिसेप्टर के ऊपर लाइगेंड आकर के बाइंड नहीं होगा, उसके अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज नहीं होगा, तब तक आपका ना हार्मोन काम करेगा, ना आपका कोई ड्रग काम करेगा, ना आपका कोई न्यूरोट्रांसमीटर काम करेगा। बात समझ में आ रही है? ये एक ब्रीफ ओपनिंग सेशन है रिसेप्टर के बारे में, समझ लो ध्यान से, क्योंकि अगर ये नहीं समझे तो स्टेरॉयडल हार्मोन्स की फंक्शंस नहीं समझ में आएंगे। जो सेल सरफेस पर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और उनके जो हार्मोन्स कैसे काम करते हैं वो भी नहीं समझ में आएगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? चलिए, तो रिसेप्टर मैं डेफिनेशन वगैरह सब आपको टेलीग्राम में लिख के दे दूंगा, परेशान मत होइए, चीजों को समझिए, नोट करने के पीछे मत भागिए। नोट वही करिए जो अभी आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है। सब नोट करने के पीछे भागेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। वही बच्चा अच्छा नंबर लाता है जो बहुत लिमिटेड बातें लिखता है अपनी कॉपी में। सब लिखोगे तो फिर लिखते रहो, फिर तो बहुत कुछ लिखने को है। समझ में आई बात? जितना बनाया जा रहा है सिर्फ उतना ही लिखिएगा, और बाकी नोट्स के फॉर्मेट में मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा। यू डोंट नीड टू गेट पैनिक। अब उसके बाद तो क्या सर, अगर ये हार्मोन, टॉक्सिन या ड्रग इस रिसेप्टर के ऊपर काम करेगा तभी एक्शन परफॉर्म होगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए बॉडी के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स भी हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई भी लाइगेंड आकर के बाइंड नहीं करता है। अगर बाइंड भी करता है तो प्लाज्मा प्रोटीन कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करता। बात समझ में आ रही है? एक बार फिर से बोलूंगा, रिसेप्टर का होना बहुत जरूरी है, तभी आपका कोई लाइगेंड, ड्रग, टॉक्सिन, हार्मोन काम कर सकता है। लेकिन अगर आपको कोई चीज अगर बाइंड नहीं कर रही है इसके ऊपर, बात समझ में आ रही है, फिर भी वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के भी ऊपर बहुत सारी प्रोटीन्स बाइंड होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो भी एक एक्शन परफॉर्म करने लगेगा। ठीक है, प्लाज्मा इज नॉट अ हार्मोन, इट्स अ प्रोटीन। इस बात का याद रखिएगा, ख्याल रखिएगा। तो वो एक्सेप्शन में दे सकता है। एंड रिमेंबर माई मोटो, मैं डे 1 से कहते आ रहा हूं, एक्सेप्शंस आर द क्वेश्चंस। बात को याद रखिएगा। बात समझ में आई? अब हम लोग समझते हैं कि सिग्नलिंग जो होती है वो कितने तरीके की हो सकती है। तो सिग्नलिंग आपकी एक तो हो सकता है कि डायरेक्ट हो सिग्नलिंग। अगर सिग्नलिंग आपकी डायरेक्ट होती है तो उसको हम लोग डायरेक्ट सिग्नलिंग बोलते हैं। अब डायरेक्ट सिग्नलिंग क्या होती है? अगर डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट भी होगी, ऑब्वियस सी बात है, इनडायरेक्ट भी होगी। तो जो डायरेक्ट सिग्नलिंग होती है ये सेल टू सेल कॉन्टेक्ट से होती है। जैसे ये ऐसे है और ये इसके ऊपर रिसेप्टर है और ये इसके ऊपर जाकर के काम कर देगा। जैसे ये लाइगेंड है, सपोज करिए मैं एल से लिख देता हूं, इसका रिसेप्टर ये है, तो डायरेक्ट, ये देख रहे हैं आप लोग, ये डायरेक्ट आकर के इसके ऊपर अटैच हो गया और इसके ऊपर काम होने लगेगा। बात समझ में आई? जो डायरेक्ट सिग्नलिंग होती है, रट लो इसको, एकदम दिमाग में बैठा लो, ये क्वेश्चन आ सकता है। जो डायरेक्ट सिग्नलिंग होती है उसका बेस्ट एग्जांपल है डेल्टा नॉच सिग्नलिंग। जो डायरेक्ट सिग्नलिंग होती है उसको हम लोग डेल्टा नॉच सिग्नलिंग बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल है डेल्टा नॉच। और डायरेक्ट का क्या एग्जांपल हो सकता है? डायरेक्ट एग्जांपल हो सकता है लैग 2 एंड लिन 12। जैसे लैग 2 एंड लिन 12, LIN 12। नाम रट लो, इंपॉर्टेंट है, बना करके दे देगा, फिर कहोगे कहां से आ गया ये नाम। डायरेक्ट सिग्नलिंग में इसको रट लो ढंग से। समझ में आई बात? अब तो भाई इनडायरेक्ट भी हो सकती है। तो इनडायरेक्ट के ना टाइप होते हैं। जैसे डायरेक्ट में तो मैंने बोल दिया, डायरेक्ट सेल टू सेल इंटरेक्शन। अरे भाई एक सेल थी, वो लाइगेंड लेकर के आई, रिसेप्टर इसके ऊपर बाइंड हुआ, सिग्नलिंग प्रोड्यूस हो गई, तो ये डायरेक्ट सिग्नलिंग थी। इसके एग्जांपल आपके डेल्टा नॉच हो गया और लैग 2 एंड लिन 12 हो गए, इसके दो एग्जांपल। बात समझ में आई? तो ये एग्जांपल आप रख लेंगे। और भी इसके एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे मैं कहूं कि जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग। जक्स्ट्रा सब मैं पढ़ाऊंगा, इम्यूनो में भी पढ़ाऊंगा इसको, इम्यूनो में तो पढ़ाऊंगा ही, और साथ ही साथ आप लोगों को अलग से हार्मोन्स में भी पढ़ना है सारा। ठीक है, जक्स्ट्राक्राइन हो गए, जितने भी इम्यून सेल के इंटरेक्शन होते हैं, बच्चों ध्यान से सुनेंगे आप लोग, इम्यून सेल के जितने भी इंटरेक्शन होते हैं वो भी डायरेक्ट के ही एग्जाम्पल हैं। बात समझ में आई? तो रिसेप्टर समझे हम लोग, लाइगेंड समझे, फिर रिसेप्टर लाइगेंड की तरह प्लाज्मा नहीं परफॉर्म करता है, प्लाज्मा प्रोटीन है, और रिसेप्टर अलग तरीके से काम करते हैं, प्लाज्मा अलग तरीके से काम करते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सिग्नलिंग में आप लोगों को दो बातें याद रखनी है। डायरेक्ट में डेल्टा नॉच बेस्ट एग्जांपल है, लैग 2 एंड लिन 12 बेस्ट एग्जांपल है, जस्टाक्राइन। और इम्यून के जितने भी सेल्स हैं, इम्यून के जितने भी सेल्स हैं, दे आर वर्किंग एज अ डायरेक्ट सिग्नलिंग। ठीक, और इनडायरेक्ट जो होता है वो आपका 3 तरीके का होता है। इनडायरेक्ट 3 तरीके का। अब वो 3 तरीके क्या हैं? एक तो होता है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, ठीक है, एक होता है आपका पैराक्राइन सिग्नलिंग, एक होता है आपका एंडोक्राइन सिग्नलिंग। ठीक, बात समझ में आई? आप लोग बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आया। एंड तक समझाऊंगा, ये नॉर्मल यूट्यूब चैनल नहीं है, इस पर सब समझाया जाएगा, पूरा A to Z समझाया जाएगा।
और जो लोग नहीं पढ़ा रहे हैं ना यूट्यूब चैनल पे, व्यूज़ बनाते हैं जो, उनके चक्कर में नहीं पड़ेंगे हम लोग पूरा समझेंगे A to Z बातें। चलिए अगला देखिए। तो मैंने जो पीछे डिस्कशन किया कि जो इनडायरेक्ट तरीके की सिग्नलिंग होती है वो ऑटोक्राइन होती है, पैराक्राइन होती है, एंडोक्राइन होती है। फोकस करिए यहाँ पे, ऑटोक्राइन क्या होता है, पैराक्राइन क्या होता है और एंडोक्राइन क्या होता है। अब हम लोग तीनों को समझेंगे, ठीक। पहले मैं कलर चेंज कर लूँ, नहीं तो फिर सब ब्लैक ब्लैक हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक। लेट मी चेंज इट टू ग्रीन कलर, ओके। तो जो आपकी ऑटोक्राइन सिग्नलिंग होती है, ऑटो का मतलब क्या होता है, ये तो बेसिक सी बात है, ये तो तुम बचपन से ही जानते होगे। ऑटो मतलब सेल्फ, यानी जो खुद को ही सिग्नलिंग दे। ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो खुद को ही सिग्नलिंग दे वो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग होती है। जैसे सपोज करो ये एक सेल है, ये एक सेल है और इसने कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को रिलीज किया। क्या किया? सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को रिलीज किया। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, लिखिए वही जितने की जरूरत है, सब मत लिखिएगा। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जब सिग्नल रिलीज करेगा तो इसके ऊपर खुद का अपना एक रिसेप्टर होता है। मैं रिसेप्टर को दूसरे कलर से बना लेता हूं। रिसेप्टर जो होता है वो इस कलर का होगा, रेड कलर का। इसके खुद के ऊपर खुद का रिसेप्टर होता है और सिग्नल भी यही रिलीज करता है। इत्तेफाक की बात देखो ना, खुद ही रिलीज करता है ये सिग्नल, और यही सिग्नल जो ये सिग्नल है, जैसे ये सपोज करो ये सिग्नल है, ये सिग्नल आके खुद के ही सेल पे बाइंड हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? और ये जो है एक्शन प्रोड्यूस कर देता है, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर देता है। मैंने बताया था ना कि कोई भी, ये देखिए पीछे आइए, ये जो है खुद से सिग्नलिंग प्रोड्यूस करेगा और ये जो है खुद पे ही आके बाइंड हो जाएगी, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। ये खुद सिग्नल प्रोड्यूस किया और खुद पे ही आकर के बाइंड हो गई। समझ में आई बात? तो जैसे ही ये जो था, ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है, ये क्या है? ये आपका लाइगेंड है। लाइगेंड यानी कि कोई केमिकल सिग्नल, यही आकर के इस रिसेप्टर के ऊपर बाइंड हो गया। रिसेप्टर के ऊपर बाइंड हो गया तो रिस्पांस प्रोड्यूस हो गया। अब सर ने कोई रॉकेट साइंस नहीं बताई है, ये आप भी जानते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल मेन बात है। हाँ, ये सर ने बड़ी अच्छी बात बताई है, IL-2, ठीक है। IL-2 बेस्ट एग्जांपल है। मैंने बोला ना, जो खुद से खुद को सिग्नल दें वो आपके इम्यून सेल्स ही हो सकते हैं। इंटरल्यूकिन 2, IL बोले तो इंटरल्यूकिन 2। इंटरल्यूकिन 2 किसका एग्जांपल हो गया? आपका ऑटोक्राइन सिग्नलिंग का एग्जांपल हो गया। जैसे टी सेल्स आपके ऑटोक्राइन सिग्नलिंग के एग्जांपल हो गए। टी सेल प्रोलिफरेशन, टी सेल का प्रोलिफरेशन होता है ना, नहीं जानते तो मैं आपको समझाऊंगा। टी सेल प्रोलिफरेट करती है। कैसे प्रोलिफरेशन होता है इम्यून सेल्स में पढ़ेंगे, सब अभी मत जानो, अभी सिर्फ जितनी काम की बातें हैं वही जानो। टी सेल का प्रोलिफरेशन होता है। प्रोलिफरेशन बोले तो डिवीजन एक तरीके का होता है ये। तो IL-2 हो गया, टी सेल प्रोलिफरेशन हो गया। फिर इसके बाद आपका इंटरल्यूकिन 2 हो गया। जैसे जितने भी आपके एग्जाम्पल होते हैं इम्यून सेल्स के, वो सारे एग्जाम्पल आपके ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में आ जाएंगे। ये खुद से ही अपना सिग्नल बनाती है और खुद ही जो है सिंथेसाइज करती है, खुद ही रिसेप्टर पे काम करती है। सिग्नल खुद ही के रिसेप्टर पे बाइंड होकर खुद को एक्टिवेट कर देता है। सिग्नल यहां पर देखो दोस्तों, ये पॉइंट आपके एग्जाम में बन सकता है। सिग्नल जो यहां पर होता है ना, वो बहुत ही लो अमाउंट में बनता है। लो अमाउंट को इस तरीके से शो कर देना। सिग्नल जो होता है वो लो अमाउंट में बनता है इसमें, बाकी समय नहीं बनता। बाकी समय मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल था ये IL-2 था। ये IL-2 आया और इसके ऊपर बाइंड कर गया। इसी IL-2 को हम लोग लाइगेंड बोल रहे हैं, ठीक है। तो लाइगेंड मैंने बोला था कुछ भी हो सकता है, हार्मोन हो सकता है, कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हो सकता है, कैन बी एनीथिंग। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? और इसके क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? अभी आगे पूरी एक ब्रीफ टॉपिक लूंगा इसके ऊपर। कैंसर सेल्स भी किसके एग्जाम्पल होते हैं? कैंसर सेल किसके एग्जाम्पल होते हैं? ये भी एग्जाम्पल होते हैं ऑटोक्राइन सिग्नलिंग के। वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड। कैंसर इन ऑटोक्राइन सिग्नलिंग के बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं। जैसे ये आपका सेल है, ये आपकी सेल है, तो ये खुद का ही सिग्नल बनाती है, खुद का ही सिग्नल बनाएगी और खुद ही के रिसेप्टर पे बाइंड करवा देती है। खुद ही के रिसेप्टर पे बाइंड, सेल प्रोलिफरेट कर जाता है। अब तुम लोग देखना कैंसर सेल कितनी तेजी से डिवाइड करती है, क्योंकि वो अपना ग्रोथ फैक्टर खुद से बनाती है। ग्रोथ फैक्टर जो खुद से बना रहा है उसको समझ जाओ कितनी डेंजरसली डिवाइड करेगी। प्रोलिफरेशन का मतलब मैं तुमको बता ही चुका हूं, डिवीजन। और खुद जो है करती चली जाती है खुद का प्रोलिफरेशन और डिवीजन। और जब सोचो, जो खुद का प्रोलिफरेशन, डिवीजन, न्यूट्रिशन वगैरह सब खुद से ही अपने आप को नरिश कर डालेगी, तो सोचो वो सेल कितनी डेंजरस होगी। मोर देन व्हाट यू आर थिंकिंग राइट नाउ,
उससे भी ज़्यादा खतरनाक होगी। अभी कैंसर की मैं 2-3 लेक्चर लूंगा, इतना आसान नहीं है। समझ में आ रही है ना बात। इसके बाद क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसका, RTK, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। तो जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज होता है ये दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैंसर में, ये मैं आपको बताऊंगा कैंसर के अंदर। फिलहाल आप लोग क्या एग्जांपल लिखने वाले हैं ऑटोक्राइन का, IL-2। लेट मी हाईलाइट दिस, पहले मैं हाईलाइट कर दूं, नहीं तो आप लोग कंप्लेन करेंगे इस चीज को। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, एक भी पॉइंट को इग्नोर मत करना। यही सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जिसको आप इग्नोर करोगे ना वही क्वेश्चन बनेगा और लगता है पेपर बड़ा टफ आ गया, कुछ नहीं आया रहता है, तुम्हारी नजरों से चूक जाता है बस वो, और कोई बात नहीं है। IL-2 जो है ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, RTK इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सारे आए हुए क्वेश्चन करा रहा हूं। उसके बाद आपका T सेल्स एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके, T सेल का प्रोलिफरेशन इसका ऑटोक्राइन का बेस्ट एग्जाम्पल है। बात समझ में आई। फिर उसके बाद ये रिस्पॉन्स खुद से प्रोड्यूस करता है, लाइगेंड भी ये खुद से बाइंड करवाता है खुद के ऊपर। कैंसर के जितने भी सेल आ जाएंगे वो सारे किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, किसके, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग के। बात समझ में आई। अच्छा अब मैं इन सबको मिटा देता हूं, अगर आपने लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखे तो कोई बात नहीं, चलिए ठीक, नोट्स मिल जाएगा आप लोगों को। ओके, तो ये हो गई ऑटोक्राइन सिग्नलिंग की बातें, जिसके अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा कि भाई जो सिग्नल होता है वो खुद ब खुद प्रोड्यूस होता है। बात समझ में आई। अच्छा और क्या ऑटोक्राइन सिग्नलिंग का एग्जाम्पल हो सकता है, बैक्टीरिया, ध्यान से सुनेंगे सब लोग। बैक्टीरिया जो होती है वो खुद से ही अपना एक सिग्नल प्रोड्यूस करती है। इस सिग्नल प्रोडक्शन को हम लोग एक नाम देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियल कोरम सेंसिंग। तो बैक्टीरियल कोरम सेंसिंग जो है वो किसका एग्जाम्पल है, अबाउट बैक्टीरियल सिग्नलिंग। और बैक्टीरिया खुद पे ही सिग्नल प्रोड्यूस करती है और ये सिग्नल प्रोड्यूस करके दूसरे बैक्टीरिया को भी बुलाती है, तो वो बायोल्यूमिनेसेंस प्रोड्यूस करता है। बायोल्यूमिनेसेंस, कोरम सेंसिंग और बैक्टीरिया की सिग्नलिंग हम लोग बैक्टीरिया के अंदर डिटेल में पढ़े हैं या पढ़ेंगे, ठीक है, इसके अंदर नहीं। बस इतना जान लो कि बहुत सारी बैक्टीरिया होती हैं, वो एक थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन पे जब पहुंच जाती हैं तो बहुत ज़्यादा सिग्नलिंग प्रोड्यूस करती हैं। जैसे एक चींटी होती है ना, एक गुड़ को खा लेती है और गुड़ के पास पहुंच जाती है तो दूसरी चींटियों को भी सिग्नल मिल जाता है और वहाँ पहुँचने के बाद बहुत सारी चींटियाँ एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं। वैसे ही बैक्टीरिया कोरम सेंसिंग करता है। तो और क्या इसका एग्जाम्पल हो सकता है, बायोल्यूमिनेसेंस, बायोल्यूमिनेसेंस इसका एग्जाम्पल हो सकता है। फिर उसके बाद इसके अंदर टॉक्सिन प्रोडक्शन भी इसका एग्जाम्पल है, ठीक, समझ में आई। स्पोरुलेशन, स्पोरुलेशन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। बात समझ में आई। बायोफिल्म का प्रोडक्शन, बायोफिल्म कैसे प्रोड्यूस होती है, लक्सीन क्या होता है, ये सब मैं आपको जब बैक्टीरिया डिटेल में पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। बात समझ में आई। सो दीज वर द परफेक्ट एग्जांपल्स ऑफ द ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। नाउ इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिमेंबर ऑल ऑफ these examples because this can be asked into the examination anytime and at any section regarding your NET, numerical answer type, regarding your MSQ और MCQ। न्यूमेरिकल आंसर टाइप में भी आता है, बताते हैं क्या आता है। रिसेप्टर के ऊपर जो बाइंडिंग रेट होती है ना, उस पर न्यूमेरिकल आ चुका है। ये मत समझना कि सर फ्लो में कुछ भी बोले जा रहे हैं। बात समझ में आई। अब ध्यान से समझेंगे हम लोग अगली जो बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, पैराक्राइन सिग्नलिंग क्या होती है। ऑटोक्राइन तो मैंने आपको ये बात बता दी कि भाई ऑटोक्राइन तो खुद के ऊपर सिग्नलिंग होती है, एग्जांपल्स लिखवा दिए हम लोगों ने, एग्जांपल पूरे रट भी लिए। अब हम लोग अगली जो बात करेंगे वो बात है अबाउट पैराक्राइन सिग्नलिंग। तो पैराक्राइन सिग्नलिंग के अंदर क्या क्या आते हैं, देखिए पैराक्राइन सिग्नलिंग में जो हम लोग बातें पढ़ेंगे वो होगी अबाउट कि जो सिग्नल है एक सेल ने प्रोड्यूस किया, सपोज करिए ये सेल ए है एंड दिस वन इज योर सेल बी, ये है आपकी सेल बी, ठीक है। इसने कुछ सिग्नल प्रोड्यूस किया, सपोज करिए भाई जब ये ग्रीन से है तो इसको ग्रीन से ही कर दें, ओके यस। तो ये इसने सिग्नल प्रोड्यूस किया, ठीक है, इसने सिग्नल प्रोड्यूस किया और इसके ऊपर रिसेप्टर थे। ध्यान से सुनेंगे, उसके ऊपर खुद के रिसेप्टर थे, उसके ऊपर खुद के रिसेप्टर थे। दिस वाज सेल ए, दिस इज सेल बी, इसके ऊपर खुद के रिसेप्टर थे। लेकिन इसके ऊपर क्या हो रहा है, इसके ऊपर ये वाले सेल ने सिग्नल प्रोड्यूस किया जिसके ऊपर ये लाइगेंड्स जाकर के बाइंड हो गए। तो एक सेल ने सिग्नलिंग जो प्रोड्यूस की वो दूसरे सेल के बी के ऊपर जाकर के अटैच हो गई रिसेप्टर पे, और जैसे ही रिसेप्टर पे अटैच हुई तो आपको पता है रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होने लगेगा, यहां से रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होने लगा। तो दिस इज योर पैराक्राइन सिग्नलिंग। यानी ऑटोक्राइन खुद के ऊपर सिग्नलिंग करती है और पैराक्राइन जो होती है वो एक सेल से दूसरे सेल के ऊपर सिग्नलिंग करती है। समझ में आई बात। एक सिग्नल प्रोड्यूस करेगा, दूसरा रिसीव करने के लिए हमेशा बैठा रहता है। बात समझ में आई। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज लोकल सिग्नलिंग। क्या बोलते हैं हम लोग इसको,
लोकल सिग्नलिंग। दूसरी बात क्या बोलते हैं, एडजेसेंट सेल को भेजती है। ये किसको भेजती है, एडजेसेंट सेल को भेजती है। उसके बाद एडजेसेंट और क्या बोल सकते हैं, नेबरिंग। नेबरिंग बोले तो बगल वाले जो पड़ोसी है उसको सिग्नल भेजेगी, ठीक है। तो NEIGHBOURING, नेबरिंग सेल को भेजती है। बात समझ में आई। इसके सिग्नल कैसे होते हैं, हाई होंगे या लो होंगे, इसके भी सिग्नल लो कंसंट्रेशन में प्रोड्यूस होते हैं। इस बात को याद रखना, ऑटोक्राइन में भी और पैराक्राइन में भी सिग्नलिंग जो होते हैं वो लो प्रोड्यूस होते हैं। सिग्नल प्रोड्यूस होने के बाद जो जैसे जो इस पे अटैच हो गए उन्होंने तो रिस्पांस प्रोड्यूस कर दिया, बाकी ये सब क्या है, ये सब जो दिख रहा है आपको छोटे छोटे, ये डिग्रेड हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, ये डिग्रेड हो जाते हैं। भाई उस सिग्नलिंग का जब कोई काम नहीं है तो उसको फिर डिग्रेड ही ना कर दोगे। बात समझ में आ रही है। तो क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे पैराक्राइन के। अब पैराक्राइन के एग्जाम्पल्स की पूरी लिस्ट बनाओ, ठीक है। जो मैं लिस्ट लिखवा रहा हूं, ब्लैक कलर की पेन से लिखता हूं उसको मैं, इसको पूरी तरीके से लिखने की कोशिश करो और ये सारे एग्जाम्पल्स में से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो पैराक्राइन सिग्नलिंग के हम लोग एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, सबसे पहला द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, प्रोस्टाग्लैंडीन, PG प्रोस्टाग्लैंडीन, प्रोस्टासाइक्लिन, मैं इसको पूरा लिख देता हूं, प्रोस्टासाइक्लिन। प्रोस्टासाइक्लिन इसका कहां पाया जाता है, प्रोस्टाग्लैंडीन प्रोस्टासाइक्लिन, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद ल्यूकोट्राइन्स, ल्यूकोट्राइन्स भी इसके एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद थ्रोम्बैक्सिन, थ्रोम्बैक्सिन, थ्रोम्बैक्सिन और हिस्टामीन, यह मैं आपको पढ़ाऊंगा तब जब मैं आपको ब्लड वस्कुलर सिस्टम पढ़ा रहा हूंगा तब, ठीक है। EGF यानी एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, NGF नर्व ग्रोथ फैक्टर, देन PDGF प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, देन योर FGF फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। कोई बात नहीं अगर नहीं लिख पाया हो तो आपको नोट्स टेलीग्राम के अंदर मिल जाएंगे। समझ में आई बात। तो ये हो गए आपके पैराक्राइन सिग्नलिंग। पैराक्राइन सिग्नलिंग का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, सेल सिग्नलिंग टॉपिक लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको यहां पर समझाता हूं इस चीज को। देखिए हम लोग पैराक्राइन सिग्नलिंग को पढ़ रहे हैं। पैराक्राइन सिग्नलिंग के अंदर हम लोगों ने इतने सारे एग्जांपल लिख लिए। एक एग्जांपल को मैं थोड़ा सा एलोबरेट करके समझाऊंगा, और वो एग्जांपल क्या है, वो एग्जांपल है आपकी सिनेप्टिक सिग्नलिंग की। जो आपकी सिनेप्टिक सिग्नलिंग होती है ना, वो भी किसकी एग्जांपल है, सिनेप्टिक सिग्नलिंग। सिनेप्टिक सिग्नलिंग किसकी एग्जांपल है, तो ये भी आपकी पैराक्राइन सिग्नलिंग की एग्जांपल है। बात समझ में आई। पैराक्राइन सिग्नलिंग, बात को समझेंगे, सब कुछ लिखने का प्रयत्न मत कीजिए। उसके बाद ये देखिए, इस तरीके से आपकी कोई सपोज कर लीजिए ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, आई होप आप प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन जानते होंगे क्या होता है। एक न्यूरॉन जो पहले वाला होता है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, एंड दूसरा जो सिग्नल रिसीव करने के लिए बैठा है। ध्यान से देखेंगे अभी आप लोग, बहुत ध्यान से देखेंगे, कंसंट्रेशन फोकस लूज नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये है दूसरा न्यूरॉन। बात समझ में आई। तो जब यहां से आपका प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन होता है, ये कैल्शियम आयन रिलीज करता है। पहले तो ये बात जानो कि यहां से एसिटाइल कोलिन होता है। एसिटाइल कोलिन जो होता है ये देखो ये एसिटाइल कोलिन जो होते हैं ना, एसिटाइल कोलिन एक तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। मैंने एग्जांपल लिखवाया था आपको, मैं आपको न्यूरोट्रांसमीटर्स के भी बारे में पढ़ाऊंगा सिग्नलिंग के अंदर ही। समझ में आई बात। तो यहाँ पे जो एक आपका प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है और यहाँ पे आपका पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है, उनके बीच में जो ये एसिटाइल कोलिन है ये वेसिकल्स के अंदर पैक होता है, और ये जो है ना यहाँ पर रिलीज होता है। वेसिकल्स फट के निकलते हैं, वेसिकल्स फट जाते हैं तब उसमें से जो है ये निकलता है। फटना नहीं बोलेंगे, बेसिकली वो जाकर के सेल से फ्यूज हो जाता है और एसिटाइल कोलिन को रिलीज करता है। तो एसिटाइल कोलिन को जब प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन रिलीज करेगा तो उसको पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन जो होता है वो एक्सेप्ट कर रहा होता है। तो कैसे एक्सेप्ट कर लेगा, कैसे एक्सेप्ट कर लेगा, बस मजे में ऐसे ही आ गए और एक्सेप्ट कर लिए। यहां अपने ऊपर ये रिसेप्टर रखा होता है। क्या रखा होता है, रिसेप्टर। तो ये जो रिसेप्टर होता है ना, यही से एसिटाइल कोलिन को पकड़ता है, कैच करता है। तो जब ये एसिटाइल कोलिन को रिलीज करेगा ना, एसिटाइल कोलिन क्या रिलीज करते हैं बेसिकली, ये बेसिकली सोडियम चैनल्स होते हैं, और यहां से सोडियम रिलीज होता है। सोडियम जो है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे इस चीज को, अभी यहाँ पे मत समझिए कि क्या होता है। अब पूरा डीपोलराइजेशन आपको समझाना पड़ेगा, फिर आपको सोडियम गेटेड चैनल्स जो हैं वो समझाने पड़ेंगे। तो मैं तुम्हें बस ये समझाना चाह रहा हूं कि जो एसिटाइल कोलिन की जो सिग्नलिंग होती है ना, ध्यान से देख लो, समझ लो मेरी बात। ये जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है और ये जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है, ये दोनों अलग अलग सेल हो गए, ए एंड बी, नो मैटर, नॉमेनक्लेचर वगैरह, फैमिली सेम है, बट जब ये सेल अलग है, दूसरी है, ये सेल दूसरी है, एक रिलीज करने वाली, एक रिसीव करने वाली है, तो एसिटाइल कोलिन किसका एग्जांपल हुआ, पैराक्राइन सिग्नलिंग का।
किसका एग्जाम्पल हुआ? पैराक्राइन सिग्नलिंग। फोकस फोकस, फिर खा रहे हो, फिर सो रहे हो, ढंग से बैठ करके नोट करके लिख लो, ठीक है? कोई यूट्यूब चैनल वाला नहीं बता रहा है इस तरीके से, ठीक है? 10 घंटा तक लाइव, फिर 20 घंटा जो है इधर उधर की बातें, फिर तनी मनी पढ़ा दे रहा, बस हो गया। समझ में आई ना बात? ध्यान से देख लीजिए इस चीज़ को। उसके बाद ये हो गई आपकी ऑटोक्राइन, ये हो गई आपकी पैराक्राइन। पैराक्राइन के जितने एग्जाम्पल्स है पढ़ लेना बहुत ध्यान से। एंडोक्राइन में कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं एंडोक्राइन सिग्नलिंग, ये दूर तक की सिग्नलिंग होती है। एंडोक्राइन सिग्नलिंग में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ते हैं? डक्टलेस ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। अब भाई एंडोक्राइन के बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे, मैं कितना बोलूँगा यार। पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड हो जाएगा, पूरी एंडोक्राइन, बस मैं मोटा मोटा लिख लो पूरे एंडोक्राइन ग्लैंड को, जिसको मैं एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर बताऊंगा। दैट ऑल बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ एंडोक्राइन सिग्नलिंग। इस बात को याद रखनी है। पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, पेनक्रियाज हो गया। पेनक्रियाज के कौन से? अल्फा बीटा। अल्फा कौन सा रिलीज करता है? यस, अल्फा जो होता है वो कौन? अल्फा सेल्स जो पेनक्रियाज के अंदर होता है वो क्या रिलीज करता है? ग्लूकागॉन रिलीज करता है। बीटा सेल्स क्या रिलीज करते हैं? इंसुलिन। टिप्स पे होना चाहिए एकदम, जुबान पे जो बोल रहे हैं वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, तब जैम निकलेगा। सीट बहुत कम है, फाइट बहुत ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? और जो चीज नजरों से गई, नजरों से ओझल हुई, वही सवाल बनेगा, वही सवाल बनेगा, देख लेना। और वही रीजन बनता है फेलियर का बच्चों के। फिर परेशान होते रहो, हम तो सब पढ़े थे, हम तो सब पढ़े थे। कुछ नहीं पढ़े थे, जो पढ़ाया जा रहा है उसको नोट करो ढंग से। अगला देखिए इंपॉर्टेंट बात। अब हम लोग सेल सिग्नलिंग को समझने की कोशिश करते हैं कि सेल सिग्नलिंग में जो आपके रिसेप्टर होते हैं वो कैसे काम करते हैं। बस रिसेप्टर्स के बारे में समझाऊंगा, फिर इसके बाद मैं पार्ट अलग अलग करके पढ़ाऊंगा। ध्यान से देखिए आप सब लोग। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जब आपने देखा होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब भाई जो मैं सेल बना रहा हूं वो ऐसे ही थोड़े बन जा रही है। सेल के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, चलो ठीक है, सेल वॉल नहीं होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। समझ में आई बात? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या प्रॉपर्टी होती है, ध्यान से देखेंगे सब लोग। देखिए क्या होता है, ये जो साइड होती है ऊपर वाली फॉस्फेट, ये कैसी होती है? पोलर होती है। कैसी होती है? पोलर। और ये जो फैटी एसिड चेन है, दीज आर ऑल नॉन पोलर, ये सारे नॉन पोलर होते हैं। तो पोलर और नॉन पोलर मिलकर के एक बहुत अच्छा सा फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर बनाता है, उसी को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है? तो अब ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये पोलर है, इसका मतलब ये अपने ऊपर किस चीज को, क्या किसी सब्सटेंस को अलाउ करेगा या आने के लिए? जिनके भी ग्रुप बहुत बड़े होते हैं, सपोज करिए जो बहुत बड़े मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं, जिनके ऊपर हाईली चार्ज होता है, हाई चार्ज के होते हैं, वो किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं? वो पोलर ग्रुप में बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो जो पोलर वाली सब्सटेंसेस हैं वो कभी भी इसके अंदर क्रॉस करके नहीं आ सकते। बात समझ रहे हो? जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज के ऊपर बहुत ज्यादा चार्ज होता है, वो क्रॉस कर सकता है इसको? कभी नहीं क्रॉस कर सकता। उसके लिए एक स्पेशल ट्रांसपोर्टर की जरूरत पड़ती है, ग्लट बोलते हैं उसको। पढ़ाएंगे ग्लट 2468 सब पढ़ाएंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी बात को समझो, जो पोलर जो हाईली चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं वो कभी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। इसका मतलब जो सब्सटेंसेस क्रॉस नहीं कर सकते, इसका मतलब उसके जो रिसेप्टर होते हैं उनको सरफेस पे रहना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? जो पोलर सब्सटेंसेस होते हैं उनके रिसेप्टर्स को किस पे रहना पड़ेगा? तो उसके रिसेप्टर्स को रहना पड़ेगा आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। बात समझ में आ रही है? जैसे मैं यहां पे पेन लेकर के बनाऊं इस चीज को, यस दिस वन। तो ये जब मैं आपके इसको बना रहा हूं, तो ये जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोलर बोलेंगे। यानी ये इसके, देखो कोई भी लाइगेंड आएगा इस सरफेस के ऊपर बाइंड करेगा, इस रिसेप्टर के ऊपर, क्योंकि ये पोलर था, क्रॉस नहीं कर सकता था। वहीं अगर मैं नॉन पोलर की बात करूं तो नॉन पोलर आराम से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। ठीक है, तो जब नॉन पोलर वाला आराम से क्रॉस कर सकता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन पोलर जो क्रॉस कर सकता है। एक तो पोलर वाले तो क्रॉस कर जाएंगे, तो उनके रिसेप्टर्स कहां रहेंगे? सरफेस के ऊपर। और जो क्रॉस करके अंदर आ जाएंगे सेल के, उसको हम लोग न्यूक्लियर रिसेप्टर बोलते हैं। जरूरी नहीं है, अगर न्यूक्लियस के अंदर आ गया तो न्यूक्लियर रिसेप्टर, अगर साइटोसोल के अंदर आ गया तो साइटोसोलिक रिसेप्टर बोलते हैं। अब इसका एग्जांपल हम लोग दोस्तों बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो बड़ी मेहनत से बन रही है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।